आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अमन स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप कई क्लास से जो आप जुड़े होंगे तो जान रहे होंगे कि नंबर सिस्टम के जो बेसिक है उनको हम समझ रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में देखिए टाइप थर्ड, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि टाइप सेकंड वहाँ खत्म हो रहा है और टाइप थर्ड की जो है शुरुआत हो रही है। तो टाइप थर्ड में जो है हमने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए ज़रा इसको और समझने का प्रयास करिए। टाइप थर्ड आपको यहाँ पे साफ-साफ मैंने हेडिंग दे दिया है और एक हेडिंग और मैंने दिया है कि बेसिक में प्लस-प्लस यानी कि थोड़े से और जो है लेवल वो मैंने उठाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो भी चैनल पे नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को, अपने भाई, अपनी बहनों जो भी इच्छुक हों, जो तैयारी के जो नंबर सिस्टम को समझने का बेसिक से, उनको जरूर क्लास शेयर करिए ताकि उन तक ये पहुंच सके। प्रश्न फर्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जितनी संख्या की जो मतलब टाइप्स हो सकते थे उनको हमने सबसे पहले क्लास में देखा था। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके पहली क्लास आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम का पहला क्लास। तो उसी में जो अभाज्य संख्या है, वहीं से अभाज्य संख्या मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा कि अगर आपको अभाज्य संख्या की पहचान करनी हो तो उसके लिए भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए पे ही ट्राई कर लिया। देखिए एक आभाज्य संख्या पहचान करने का मैं तरीका जो है मैं लिखित में दे दिया हूँ कि जिन साथियों को भी दिक्कत हो रही होगी, मैं बोलता हूँ तो लिखने में, तो वो लिखित हुई भाषा को समझ लें। साफ-साफ मैंने लिखा है कि अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या आनी चाहिए और अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें? तो किसी दी गई अभाज्य संख्या की तुलना उस संख्या के निकटतम वर्ग से करते हैं। किससे करते हैं? उस संख्या के निकटतम वर्ग से करते हैं। जैसे समझिएगा कि जैसे ए ऑप्शन में दिया है 263, क्या दिया है? 263। तो हमने क्या किया कि अपने दिमाग में ही सोच लिया कि 263 किन वर्गों के, 2 वर्गों के बीच में आता है? तो 16 एवं 17 के वर्गों के मध्य में आता है। 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है और 17 का जो वर्ग होता है 289 होता है। तो 263 इन्हीं के बीच में है। आप भी समझ पा रहे हैं। तो जब 263 इसके बीच में है तो अब देखिए आगे क्या मैंने लिखा है कि तब 16 या 17 के नीचे की सभी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या को विभाजित करते हैं। अब अगर हमें पता चल गया कि ये 16 और 17 के वर्ग के बीच में है तो 16 या 17, आप 17 तक रख लीजिए, 17 तक के पहले जितना भी अभाज्य संख्या आपको पड़ेगा, यानी कि 3 पड़ेगा, 5 पड़ेगा, 7 पड़ेगा, 11 पड़ेगा, इन सभी संख्याओं से उसको काट के देखेंगे क्या डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है उनसे तो ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगी और अगर डिवाइड नहीं होगी तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो साफ-साफ मैंने देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है, 263 मैंने लिखा है और ये 17 के वर्ग से कम है, तो हमने साफ-साफ लिखा है जो 2, 3, 5, 7 और 11, 13 से विभाजित नहीं होती है, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अतः यह एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि मैंने साफ-साफ आपको आंसर के रूप में भी लिख के दिखा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 से 100 यानी देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, जो अंक 2 है यानी कि जो 2 लिखते हैं आप, ये दहाई के स्थान पे, दहाई मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने यहीं लिख दिया 20, 20 लिखा तो जो 0 है ना, ये आपकी इकाई के स्थान पे है, जो 2 है वो दहाई के स्थान पे है। मैं कई क्लास में भी समझा चुका हूँ दहाई और इकाई के स्थान। तो अगर आप 2 को इसमें जाँचना है कि 2 जो है 1 से 100 तक के बीच में दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? गणना करनी पड़ेगी। तो हमने हल देखिए किया यहाँ पे, 1 से लेके 10 तक जो है शून्य होता है। क्या होता है? जो 2 होता है दहाई के स्थान पे बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि 1 से 9 तक तो इकाई रहते हैं, इकाई के स्थान वाले अंक रहते हैं। बाकी जब 10 की बात आती है तो 10 में क्या होता है? 1 जो है वो दहाई के स्थान पे है। फिर बात करेंगे 11 से, तो 11 से 19 तक आपका नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात 20 की करेंगे, देखिए 20 में क्या है कि 2 जो है दहाई पे आ गया है, इसलिए यहाँ एक बार आपको दिखेगा 2। फिर बात करेंगे 21 से, कहाँ से? 21 से 30 तक, तो ध्यान से समझिएगा 21 से 29 तक 9 बार आपको पड़ेगा, बाकी 30 में आपका 3 आ जा रहा है और 31 से 100 तक में शून्य है, इसलिए 9 प्लस 1 जो है 10 बार जो है वो आपका 2 पड़ेगा दहाई के स्थान पे। इस तरह ये आंसर जो हमने प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। देखिए जरा क्या है प्रश्न, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। पहली बात तो ये कि आपको इसमें ध्यान, जैसे अभाज्य संख्या जो होती है वो आपको
अगर वो सम है, अगर आप सम है, सम अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या होगी ही नहीं। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको जैसे कि मिसगाइड कर सकता है। जो विषम अभाज्य संख्या जुड़ गई है, ये आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। विषम अभाज्य संख्या ऐसी कोई शब्द होते ही नहीं है, ना कि सम अभाज्य संख्या। ये दोनों नहीं होते हैं। आप अगर ऐसे कहीं मिले तो आप भ्रमित मत होइएगा, आप डायरेक्ट अभाज्य संख्या प्रयास करिएगा समझने का। तो किन चार अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और ऐसे प्रश्नों को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से करिएगा, क्योंकि आपके सामने जब योग दे दिया है तो प्रयास करिएगा इकाई के अंक जोड़ के कितने आ रहे हैं वहीं से पता करिएगा। तो मैंने साफ साफ लिखा है, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करें। तो देखिए जरा, 3 + 7 + 11 + 13, जो डी वाला ऑप्शन है उसको 34 योग आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसलिए सही है। यहाँ इस क्वेश्चन को साफ साफ मैंने दिखा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक गिनती में अंक 5, यानी कि अभी इसके पहले 2 वाले देखे हैं कि अंक 2 वो दहाई के स्थान पे था, और ये पूछा है कि अंक जो 5 है ये दहाई के स्थान पे हो, इकाई के स्थान पे, इससे कोई मतलब नहीं है। अंक 5 जो है 1 से 100 तक के बीच में कितनी बार आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। या आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है भविष्य में आने वाले किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में। उसके लिए आपको हल देखिए क्या दिया है कि 1 से लेके 49 तक 5 अंक जो आएगा, यानी कि ध्यान देखिएगा, 1 से 10 तक में 5 आएगा, माने 4 के बाद 5 और 6 के पहले 5, वहाँ एक संख्या होगी 5 की। फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा। तो इस तरह 49 तक जाते थे आपको 5 मिलेगी। फिर जब बढ़ेंगे हम 50 से 60 तक तो 11 मिलेगी। कैसे जान लेते हैं कि आपको 50 में 1 मिलेगी, 51 में 1 मिलेगी, 52 में 2 मिलेगी, 52 में 1 मिलेगी, 53 में 1 मिलेगी, 54 में 1 मिलेगी, 55 में 2 मिलेगी। क्या मिलेगी? 55 में आपको 5 जो है 2 बार मिल रही है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह क्या होगा, 11 बार मिलेगा। और 61 से 100 तक फिर 4 बार मिलेगा। ठीक है, 61 से 100 तक आपको 4 बार मिलेगा। और कुल संख्या जो है आपकी, तो 5 + 11 + 4 = 20। तो ऑप्शन सी जो है सही है। देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया है। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता होगी। अच्छा प्रश्न है। सारे प्रश्न जो हैं आपके आए हुए प्रश्न हैं, मैं बस लिख नहीं रहा हूं कि कहाँ आया हुआ है, लेकिन इसको जानते रहिए कि ये प्रश्न सभी आए हुए प्रश्न हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर आपको ऑप्शन दे दे, तो उन ऑप्शन में ही देख लीजिएगा कौन सी बड़ी है। ठीक है, और जरूर देख लीजिएगा क्या वो भाज्य है, क्या भाज्य है। और बाकी ऐसे करनी हो तो आप सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या याद करिए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, और 100 से पहले जो अभाज्य संख्या आएगी वो आपकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इसका आंसर मैंने कर दिया यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्या है कि 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपको अभाज्य संख्या की जानकारी होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या 50 से 80 के बीच में कौन कौन सी होती हैं उनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है 53 होता है, दूसरा 59, 61, 67, 71, 73, 79। जब इनका योग निकालेंगे तो ये आएगा 463। तो इस तरह जो आपका सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आप कोई भी, आप लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, ये कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जरा आप कुछ बोलेंगे तो मुझे भी थोड़ा इस पे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ दिक्कत हो रही है आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो ये बिल्कुल अभी फील ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग जरूर इस बात पे ध्यान दीजिए और पूछने का प्रयास करिए। निम्न में से सहअभाज्य संख्या की पहचान करें। मैंने पहले अपने क्लास में पढ़ाया था कि सहअभाज्य संख्या मतलब उन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। किसी भी दशा में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 12 7 है, यहाँ 21 42 है, यहाँ 3 9 है, यहाँ 43 129 है। 21 दूना 42 हो जाएगा, यानी कि 2 एचसीएफ हो जाएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 43 यहाँ 129 हो जाएगा। तो ये तो अपने आप में कट जा रहा है। तो ये कहीं और कहीं नहीं सहअभाज्य संख्या है। देखिए 12 और 7 देखिए, दोनों का जो एचसीएफ है वो अलग अलग है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी मुझे। तो एचसीएफ क्या है? यहाँ 1 है। तो 12 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे मैंने दिया है, क्या दिया है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग। ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। क्या है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? पहली 8 विषम। मैंने आपको साफ साफ बताया कि विषम हो या सम हो,
वहां अभाज्य नहीं आ सकता है। अभाज्य मतलब ही अभाज्य होता है, क्योंकि जो सम हो गया, जो सम के स्थान पे वो अभाज्य कैसे होगा, जरा इसको भी सोच के देखिएगा आप। क्योंकि अभाज्य का सेंस वो होता है कि जो एक से और खुद से, जो इन दो संख्याओं से कटे, वही अभाज्य के नियम को फॉलो करता है। तो आपको ऑप्शन में 77, 98, 75, 100 दिया है, देख लेते हैं। तो जो 8 अभाज्य संख्या है, तो पहली अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जब इन सभी 8 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो 98 आएगा। क्या आएगा? 98 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन ए है 9 है, बी है 6 है, सी 7 है, डी 8 है। तो क्या करेंगे इसके लिए? 60 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे कौन कौन सी है। देखिए, मैं यहाँ योग कर रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ आपसे संख्या पूछी गई है। तो यहाँ 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। तो 60 से लेकर 100 तक के बीच में आपको ये सब संख्याएं हैं। बाकी इनको आप जोड़ कर, मतलब संख्या कितनी है ये बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 60 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 8 है। तो इस तरह आप जरूर याद करिएगा। बाकी 1 से लेके आपको 50 तक पूछा जाए तो 15 है। 51 से लेके 50 से लेके आपको 50 बोले चाहे 51 से लेकर 100 तक में कितने हैं? तो 10 हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 हैं। तो ऐसे जरूर याद करिएगा। देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। इस ऐसे प्रश्न में आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या करना है आपको। विषम भाज्य संख्या, जैसे भाज्य है तो भाज्य में विषम और भाज्य सम हो सकता है, लेकिन अभाज्य में सम और विषम नहीं होता है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे भाज्य संख्या जो होते हैं, सारे अभाज्य संख्या वो विषम होते हैं अपने आप में। तो देखिए, पहले आप विषम भाज्य संख्या की जानकारी रखिए। तो देखिए जरा, पहला जो ऑप्शन 13 दिया है, इसको यहाँ पे ये अभाज्य है। बाकी 17 की बात करें तो ये भी अभाज्य है। आप 12 की बात करेंगे तो 12 क्या है? समभाज्य है, यानी कि सम के स्थान पे है। 12 जो है सम है और भाज्य भी है। फिर 15 की बात करें तो 15 क्या है? देखिए, 15 आपका जो है वो विषम भाज्य है। यही आपका सही उत्तर है और यही आपका क्लास था। तो जैसा भी क्लास हो आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं रोज, मतलब रोज कह रहा हूँ या डेली कह समझ लीजिए कि डेली प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ बेहतर दे सकूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जब भी आप पेपर में बैठें तो इन प्रश्नों का सहयोग हो आपके लिए, और मेरी बेहतर प्रयास होती है कि और बेहतर आपको बनाया जा सके। तो चलिए, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। विदा लेने का वक्त आ गया है और मिलते हैं अगले क्लास में। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।